Hello everyone, this is Dr. Kirti Shukla. I have done my MBBS from MGM Medical College Indore, and today I am going to take your biology chapters. Okay, so the chapter we are going to start today is cell, the structure unit of life. Okay, so we're going to start with this chapter. So first of all, in this chapter, cell, the unit of life. Now how are we going to deal with this chapter? See, in this first we will be talking about introduction. What is cell? What do we understand by the cell? what are we gonna study in this particular chapter. इसके बाद में आता है डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल कैसे कैसे धीरे धीरे डिस्कवर हुआ ओवर द टाइम, कितने साइंटिस्ट ने किस तरह से इसको डिस्कवर किया, अगली बात हम उसमें वो करेंगे. उसके बाद में आते हैं व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे. फिर सेल थ्योरी, कि किन किन साइंटिस्ट ने सेल को एक्सप्लेन किया, उनके हम थ्योरीज बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट आता है ओवरव्यू ऑफ सेल लेंगे हम उसमें हम नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, सेल वॉल्यूम, ये डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, उनको आपस में हम कंपेयर करेंगे. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट आएगा कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. Then we will go with cell membrane, cell wall, cell organelles and nucleus. So this will be the whole proforma how to study the cell, the unit of life. Okay, so now we are going to start with the introduction. Cell, the unit of life mein we will start with the introduction. Okay, so first let's see about introduction. Introduction क्या होता है, what is cell, cell होता क्या है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मिनिमम सबसे स्मॉल पार्ट का बनता है. उस मिनिमम स्मॉल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, हम सेल बोलते हैं. तो ये क्या होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ होती है और वो किसका बनता है, एक बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर का बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल. क्या बोलते हैं उसको हम, सेल. तो हर एक लिविंग बीइंग, भले वो एनिमल्स हो, प्लांट हैं, हम हैं, हर एक लिविंग बीइंग एक स्मॉल लिविंग पार्ट, एक फंक्शन पार्ट का बनता है. उस बेसिक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे. एक्चुअली सेल वर्ड कॉइन कैसे हुआ था, सेल का मतलब होता है ब्रिक्स या फिर ब्लॉक्स या फिर रूम, स्मॉल रूम्स. तो सेल वर्ड वहां से कॉइन हुआ था क्योंकि जब हमने सेल को पहली बार माइक्रोस्कोप में देखा था तो इट लुक्ड लाइक स्मॉल रूम्स, तो इसको हमने नाम क्या दिया, सेल नाम दिया था. अब किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल हो सकता है या किसी में मोर देन वन सेल्स हो सकते हैं. जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ओनली सिंगल सेल का बनता है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलते हैं उसको हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल क्या है, दे आर प्रोटिस्टास, अमोइबा, लाइक डायटम्स. प्रोटिस्टा जैसे कौन कौन से, अमोइबा हो गया, डायटम्स हो गए या बैक्टीरियाज हो गई. ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है जो क्या होता है, यूनिसेलुलर. इनमें सिर्फ एक सेल सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. फिर आता है जिसमें मोर देन वन सेल हो. मोर देन वन सेल वालों को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलते हैं उसको हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स. जैसे हम लोग, वी आर व्हाट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वी आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे हर एक सेल अपना डिफरेंट फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है. जैसे कुछ सेल मेरी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, कुछ सेल डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो वो डाइजेस्टिव के में हेल्प हो गए. तो हर एक अपने एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया. आ रही बात समझ में मेरी ये. फिर हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे. सेल ओवर द ईयर डिस्कवर कैसे हुआ. सबसे पहले सेल जिसने देखा था वो था रॉबर्ट हुक. और रॉबर्ट हुक ने सेल कब देखा था, 1665 में. रॉबर्ट हुक ने करा क्या था, ही डिस्कवर्ड लाइट माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने पहली बार लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था. तो एक्चुअली वो क्या थे, एक फिजिसिस्ट थे. उन्होंने इस लाइट माइक्रोस्कोप में क्या लिया, कॉर्क जो होता है, क्या लिया उन्होंने, कॉर्क लिया. कॉर्क जो होता है वो पेड़ की छाल होती है. उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मिला. क्या मिला उनको, उन्हें हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मिला. वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर अलग डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट ब्लॉक्स के बने हुए थे. उन ब्लॉक्स को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, सेल. तो एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने पहली बार क्या देखा था, डेड सेल.
रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो क्या था, डेड था। आ रही बात समझ में, मरा हुआ सेल था, क्लियर है। फिर उसके बाद में पहली बार लिविंग सेल किसने देखा, ही वॉज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने लिविंग सेल पहली बार कहां देखा, 1674 में, और भी किसमें, एक पॉन्ड में, एक रनिंग पॉन्ड वाटर के अंदर उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा, जो कि असल में एक बैक्टीरिया था। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन, नेक्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, न्यूक्लियस डिस्कवर करा। कब करा, इन 1831। कब करा उसने, 1831 में। सेल के अंदर, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे सेल का एक कंट्रोलिंग पार्ट है जिसको हम सेल का ब्रेन बोल सकते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। आ रही बात समझ में मेरी। फिर अब सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, सेल के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, साइटोप्लाज्म। वैसे न्यूक्लियस में होता है, उस न्यूक्लियस में जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को हम मिला ले, प्लस कर दे, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किसने टर्म दिया था ये, इट वॉज टर्म्ड बाय परकिंजे। प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था परकिंजे ने। किसने दिया था, परकिंजे ने। परकिंजे वॉज द फर्स्ट टू गिव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद में आता है हग्सले, टी.एन. हग्सले। उनने बोला था प्रोटोप्लाज्म जो है, इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब ये एक फिजिकल मीडिया है जो लाइफ को सस्टेन होने के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो टी.एन. हग्सले वाज अ साइंटिस्ट जिसने बोला कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये कब हुआ, 1868 में। उसके बाद में आया रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने बोला था ओमनिस सेलुले ए सेलुला। इसका मतलब था कि जो नए सेल्स हैं वो किससे आ रहे हैं, पुराने एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। तो रुडोल्फ वर्चो बोल्स है डेड ओमनिस सेलुले ए सेलुला। फिर कुछ फन फैक्ट हम देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये किसने डिस्कवर किया था, नॉल और रस्का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रस्का। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, दे यूज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करते हैं, और इसका मैग्निफिकेशन एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप काफी ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में ये। और ये किस काम में आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल के अंदर। सेल देखने के लाइट माइक्रोस्कोप इज सफिशिएंट, बट सेल के अंदर उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है, हार्ट है, दे आर डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ आवर बॉडी जो हमारी बॉडी को एक साथ काम करने में हेल्प कर रहे हैं। वह सेल के भी स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और उन ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए हमको क्या लगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो किसने डिस्कवर किया था, नॉल एंड रस्का ने। आप समझ पा रहे हैं, साथ में है मेरे, तो और देखते जाइए, हम देखते हैं इसको आगे। फिर तो हमने अभी क्या देखा, सेल क्या है, सेल का इंडक्शन क्या था, उसके हमें सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। फिर सेल की डिस्कवरी किस अकॉर्डिंग हुई, उसमें सबसे पहले कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन। फिर कौन आया, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर कौन आया, सॉरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे, फिर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, परकिंजे ने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने बोला, हग्सले ने बोला। ओमनिस सेलुले ए सेलुला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कम्स इन एमसीक्यू, ये चीज एमसीक्यूज में आती है। तो ये किसने बोला, रुडोल्फ वर्चो ने। तो दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वी कैन से देम एज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो टॉपिक जो हम जिस टॉपिक पे आए थे वो क्या था, व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है। तो सेल क्या है, जैसे हमारी बॉडी में अगर हम टुकड़े करने जाएं, वी स्टार्ट डिवाइडिंग आवर बॉडी, तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेल है। तो एक्चुअली सेल असल में क्या हुआ, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट या फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ये होता है सेल। क्या होता है, ये हमारा सेल होता है। तो सेल क्या है, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। आ रही बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है ना। अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक सिंगल सेल होता है, बट दैट सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ व्हाट, सस्टेनिंग द होल ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ करने के लिए उसके एसेंशियल फंक्शन याद होंगे, आपने 10th में पढ़े हैं, कौन कौन से, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वी हैव डन दिस,
ठीक है, डाइजेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, दिस आर व्हाट फंडामेंटल फंक्शंस, रिप्रोडक्शन, ये क्या है हमारे एसेंशियल फंक्शन हमने 10th में पढ़े थे, ठीक है। अब ये एसेंशियल फंक्शन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अकेला सेल कर पाता है और साथ में वो लाइफ सस्टेन कर पा रहा है, मतलब कोई भी यूनिट, कोई भी पार्ट जो ये दोनों काम कर सके वो क्या हो जाएगा हमारा बेसिक यूनिट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ। और सेम थिंग हमारे इसमें भी है, हमारे इसमें भी जो एक सेल है इट इज इनफ टू सस्टेन द लाइफ, ठीक है। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट्स दे आर डिफाइंड इन दिस वे, बट हमारे इसमें वो इवॉल्व होगा विद टाइम ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे। तो सेल असल में क्या हुआ, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन शॉर्ट वर्ड इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आ रही बात समझ में ये, ओके। सेल थ्योरी, सेल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई थी, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने ओवर द टाइम काम किया और फिर उन्होंने सेल थ्योरी बनाई। अब पहली थ्योरी हम देखते हैं किसकी, इट इज मैथियस शिल्डन। कौन है पहला, मैथियस शिल्डन। मैथियस शिल्डन ने क्या किया हम देखते हैं उनके बारे में। मैथियस शिल्डन ये आए थे 1838 में, ही वॉज अ जर्मन एंड अ बॉटनिस्ट। मैथियस शिल्डन क्या थे, जर्मन और बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या होते हैं, वो साइंटिस्ट जो कि प्लांट्स पे काम कर रहे हैं वो क्या बोलेंगे उनको हम बॉटनिस्ट, और उससे हमारा क्या बनता है बॉटनी। तो जो साइंटिस्ट प्लांट्स पे काम कर रहे हैं दे आर व्हाट बॉटनिस्ट, ठीक है ना। तो उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे स्टडी करी, किस पे स्टडी करी, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे पढ़ाई करी, उनको उन्होंने ऑब्जर्व करा और उन्होंने देखा कि हर एक प्लांट जो है वो किसका बना हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का। किसका बना हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का, जो फर्दर क्या बनाता है, टिश्यूज। ये तो आप सब जानते हैं कि जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। आ रही बात समझ में आपको, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उससे फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और शिल्डन ने क्या बोला कि डिफरेंट प्लांट्स जब उन्होंने स्टडी करे तो उन्होंने बोला कि ये प्लांट्स है ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं जो इस प्लांट्स के डिफरेंट फंक्शन में हेल्प आउट करते हैं। आ रही है समझ में, मेरे साथ में हो। सो जस्ट कीप फोकस ऑन मी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, बराबर नोट्स बनाइए, ठीक है, साथ साथ चलते जाइए मेरे साथ में। आ रही बात समझ में ये, ओके। फिर शिल्डन के बाद में कौन आया बच्चों, श्वान। शिल्डन के बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज द श्वान एंड ही वाज थियोडर श्वान। ये भी साथ में थे, दोनों साथ में आए। तो ही केम इन 1839। ही वाज अ जूलॉजिस्ट, ही वाज ब्रिटिश एंड अ जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब जो कि एनिमल्स पे काम करता है, तो जूलॉजी, जूलॉजिस्ट, यू गॉट इट। सो उन्होंने अब इन्होंने क्या करा, जूलॉजिस्ट क्या करेंगे भैया, एनिमल सेल पे काम करेंगे, तो उन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल्स पे पढ़ना शुरू करा। डिफरेंट एनिमल सेल्स से पढ़ना शुरू करा तो उनको क्या मिला कि इन एनिमल सेल्स में एक आउटर मेम्ब्रेन है। इन सेल्स के ऊपर, जैसे ये सेल है तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन को उन्होंने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला उन्होंने, आउटर मेम्ब्रेन को उसने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आ रहा है पहला टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया, श्वान ने। किसने दिया, श्वान ने। आ रही बात समझ में, उन्होंने सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन बोला था पर ये कंफर्म नहीं था कि नाम उन्होंने प्लाज्मा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम बाद में आया, पर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले नोटिस किसने किया तो ही वाज श्वान। आ रही बात समझ में, वेरी गुड। सो उन्होंने साथ में अपनी स्टडी कंक्लूड करा और साथ में जो प्लांट के ऊपर स्टडी हुई थी उसके ऊपर उसको बेस किया और उन्होंने बताया कि जो सेल वॉल है वो किसका कैरेक्टर है, प्लांट सेल का। सेल वॉल किसका कैरेक्टर है, प्लांट सेल का। हम लोगों ने पहले 9th 10th में पढ़ा है जो एनिमल सेल है उसमें जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वहीं जो है प्लांट सेल है उसमें आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है, और जो एनिमल्स में वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया और वो हाइपोथेसिस क्या था कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किसकी बनती है, सेल्स की और उनके प्रोडक्ट्स की। किसकी बन रही है, सेल्स की और उनके प्रोडक्ट्स की। इट वाज द हाइपोथेसिस ऑफ श्वान। आ रही बात समझ में। फाइनली शिल्डन और श्वान दोनों ने मिलके फॉर्मुलेट करी क्या, सेल थ्योरी। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू माय फ्रेंड्स, दोनों ने मिलके क्या दिया, सेल थ्योरी। शिल्डन एंड श्वान ने मिलके क्या दिया, सेल थ्योरी, व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू।
और ये थ्योरी क्या बोलती है कि एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेनेट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। किसका बना है? सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उन्होंने क्या बोला? जो इस हर लिविंग बीइंग इस पर्टिकुलर अर्थ पे प्रेजेंट है वो किसका बना है? सेल और उसके प्रोडक्ट्स का। आ रही है समझ में? पर वो ये नहीं समझा पाए कि नए सेल्स कहां से आते हैं। दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर डू वी गेट द न्यू सेल्स। न्यू सेल्स हम कहां से लाते हैं वो समझ नहीं पाए वो लोग। आ रही बात समझ में? ये तो इसके लिए कौन आया? रुडोल्फ वर्चो। कौन आया है? रुडोल्फ वर्चो। किसमें? 1855 में। उन्होंने क्या बोला कि जो ओल्डर सेल्स है वो डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं? नए सेल्स। ओल्डर सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं? नए सेल्स। जैसे एक पुराना सेल है ये डिवाइड करेगा और ये क्या बनाएगा? नए सेल्स। क्या बनाएगा? ये नए सेल्स। तो रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला? ओमनिस सेलुले ए सेलुला। क्या बोला? ओमनिस सेलुले ए सेलुला। इसका मतलब क्या है कि न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किससे अराइज हो रहे हैं? दे आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो दे एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने मॉडिफाई करा किसको? शिल्डन और श्वान की सेल थ्योरी को। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि शिल्डन और श्वान की सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने करा? तो वो किसने करा है? रुडोल्फ वर्चो ने। तो फाइनली अब सेल थ्योरी हुई क्या? सेल थ्योरी है क्या? अब हम वो देखते हैं। तो सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं। साथ में आपके स्क्रीन पे देखना मेरे साथ में। सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स है। क्या? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बनते हैं? सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के। मैंने आपको पहले ही बताया एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट? सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। या सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के। समझ में आ रही बात? तो ये पहला पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, सेल्स अराइज कहां से हो रहे हैं? न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने दिया? वर्चो ने मॉडिफाई किया था ये। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आ रही बात समझ में? फिर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट सेल्स। इसका मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी जो एक्टिविटीज, जो उसका आउटकम आ रहा है, जो काम कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है? बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म। वो एक्टिविटी जो कर रहा है पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जितने सेल्स है उनके इंटरेक्शन से वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। आ रही है समझ में? तो एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट सेल्स। जो भी काम वो हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? उसके कंस्टिट्यूट सेल्स के इंटरेक्शन के ऊपर। सी जैसे मुझे अब ये पेन रखा है, ये पेन यहाँ रखा है, मुझे पेन उठाना है, तो ये कैसे काम हुआ? मेरे ब्रेन ने सोचा, इम्पल्स भेजी, नर्व से इम्पल्स यहाँ तक आई, यहाँ मेरे मसल्स को ये इंफॉर्मेशन मिली, मसल्स ने जाके वो पेन को उठाया। आ रही बात समझ में? ये तो यहाँ पे क्या हुआ? मेरे ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स और इन सारे सेल्स ने मिलके काम किया। तो एक्चुअली इट इज द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द सेल्स। जो एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करी, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द सेल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हेलो एवरीवन, ओके, लेट्स कम टू वायरसेस। वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू। वायरसेस क्या है? सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि एक तो क्या हो, वो सेल्स के नहीं बनते। वायरसेस एक परफेक्ट सेल नहीं है। वायरस का खुद का सब परफेक्ट मशीनरी नहीं है सेल कहलाने के लिए, सस्टेन करने का अकेले। वायरस को हमेशा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? दूसरे ऑर्गेनिज्म चाहिए। जैसे कोविड-19 है, जैसा अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 अपने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये क्या है? वायरस ही तो है। तो वायरस को दूसरे हॉस्ट ऑर्गेनिज्म, हम जैसे हॉस्ट चाहिए ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, तो वो खुद के ऊपर अपने आप सस्टेन नहीं हो सकता। तो वायरस से पहले तो क्या है? दिक्कत ही क्या है? सेल का बनता ही नहीं है। तो इसलिए सेल थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है? ये किसके बनते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। इनके पास में क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। बाहर प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, डीएनए आरएनए जो अपन जानते हैं। क्लियर है? तो इसको हम ना ही लिविंग बोलते हैं ना ही नॉन लिविंग बोलते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो आगे आते हैं माय फ्रेंड। अब हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल पे। किस पे आते हैं? ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल का ब्रीफ लेंगे हम कि सेल होता क्या है। तो हम एक स्टार्ट करते हैं, हल्का देखते हैं। देखिए ना, ऑनियन सेल लिया हमने, एक ऑनियन सेल लिया। ऑनियन सेल इज अ टिपिकल प्लांट सेल। ऑनियन सेल क्या हुआ? एक
प्लांट सेल हुआ। इस ओनियन सेल को जब मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे एक अलग सी डिस्टिंक्टिव सी आउटर बाउंड्री मिली। इस ओनियन सेल को, इस प्लांट सेल को मैंने माइक्रोस्कोप में जब देखा तो मुझे क्या मिला, एक आउटर बाउंड्री मिली। क्या मिली? एक डिस्टिंक्टिव आउटर बाउंड्री। उस डिस्टिंक्टिव आउटर बाउंड्री को मैंने क्या बोला? सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको हम? सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको हम? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला उसको हमने? सेल मेम्ब्रेन। तो जो ओनियन सेल है, एक टिपिकल प्लांट सेल है, उसकी हमने देखी कि आउटर बाउंड्री हुई। इस आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जिसके अंदर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। वहीं मैंने एक स्वैब लिया, यहाँ से एक सैंपल लिया, मेरे ह्यूमन चिक्स का एक सेल लिया। इस चिक्स के सेल को मैंने देखा माइक्रोस्कोप में, तो मुझे जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन मिली वो क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। कोई सेल वॉल नहीं थी। मतलब एनिमल सेल के अंदर, जो ह्यूमन चिक सेल है, एनिमल सेल है, उसमें कोई सेल वॉल नहीं थी। आ रही बात समझ में? तो ह्यूमन चिक में आउटर मेम्ब्रेन होती है और वो क्या है? सेल का डिमिलिटिंग स्ट्रक्चर है, पर वो क्या का बनता है? सेल मेम्ब्रेन का। क्या होती है वो? सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलता है। कोई भी ऐसा ये सेल है तो इसमें एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिला। इस डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियस। व्हाट डू वी से इट एज? न्यूक्लियस। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। आ रही है समझ में? दिस डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। आ रही है समझ में ये? और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं हमको? क्रोमोसोम्स। क्या मिलते हैं हमको? क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस के अंदर हमको मिलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है मेरे फ्रेंड्स, याद रखना। न्यूक्लियस इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमको मिल रहा है वो क्या है? क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम ही हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसमें डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है हमारा? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता है हमारा डीएनए। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है। क्यों जेनेटिक मटेरियल है? क्योंकि हम इसे इनहेरिट करते बाय आवर पेरेंट्स, और यही डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द ऑर्डर्स कि कैसे एक सेल डेवलप होगा, क्या फंक्शन करेगा, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आएंगे तो कैसे आएंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आ रही है समझ में? तो हमने क्या देखा यहाँ पर? प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल वॉल है। उसके अंदर हमको सेल मेम्ब्रेन मिलती है। वहीं जो ह्यूमन चिक सेल या एनिमल सेल है उसमें जो आउटर मोस्ट डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही है। वहाँ सेल वॉल नहीं मिलती है। और इस हर एक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड, याद रखना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में क्या मिलते हैं हमको? क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम असल में क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। किसका बनता है वो? डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आ रही है समझ में ये? अब जिन सेल्स में ये जो न्यूक्लियस है या जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल कैसा मिल रहा है हमको? मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब न्यूक्लियाई कैसा है हमारा? मेम्ब्रेन बाउंड। इनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? यूकैरियोटिक सेल्स। वहीं अगर ये जेनेटिक मटेरियल कैसा हो? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तितर बितर है, फैला हुआ है, पड़ा हुआ है, इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बराबर न्यूक्लियस कोई डिफाइंड नहीं है। बात नहीं समझ में आ रही है? मैंने पहले क्या बताया था? न्यूक्लियस क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड मतलब न्यूक्लियस क्या है? वेल डिफाइंड है। और न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब यूकैरियोटिक सेल। वहीं अगर जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में मैट्रिक्स किसका बनता है? साइटोप्लाज्म। किसका बनता है? साइटोप्लाज्म का, जो सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो एक्चुअली सेल साइटोप्लाज्म क्या हुआ? पूरा वॉल्यूम क्या है? साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म वो मेन जगह है या एरिया है जहां सारी सेलुलर एक्टिविटीज होनी है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया वेयर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर गोना हैपन। आ रही है समझ में? तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, आइदर इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? समझ पा रहे हैं आप? साथ में आ रहे हैं ना? ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। नेक्स्ट स्टेज, बिसाइड्स न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना,
उनमें हमको कुछ और चीज़ें मिलती है, हमें मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। यूकेरियोटिक सेल्स में हमको मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्गेनल्स। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियाज, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एंड सो ऑन, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है ना, स्फेरोसोम्स एंड मेनी मोर आर देयर। ठीक है, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर है? वहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा एक भी ऑर्गेनल नहीं मिलेगा आपको। यूकेरियोटिक सेल में ही हमको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं। दे लैक देम, उनके अंदर ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर नेक्स्ट, सारे ऑर्गेनल्स मैक्सिमम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। ओनली वन ऑर्गेनल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, या इसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। और ये आपका क्या हो गया? एमसीक्यू। अगेन एमसीक्यू। तो उसका नाम क्या है? राइबोसोम्स। क्या नाम है उसका? राइबोसोम्स। ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या है ये? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और ये आपको हर सेल में मिलेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? वो क्या है? राइबोसोम। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो आपको यूकेरियोट्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा? वो क्या है? राइबोसोम। आ रही बात समझ में? दो एमसीक्यू दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, मेरे को दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दो एमसीक्यू है यहाँ पे। एक कि राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। दूसरा, राइबोसोम कहाँ मिलता है? यूकेरियोट में मिलेगा और प्रोकैरियोट में भी मिलेगा। तो बहुत यूकेरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक में भी आपको राइबोसोम मिलते हैं विद इन द सेल। क्लियर है? और एक और शानदार एमसीक्यू राइबोसोम का, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ आपको सेल में, साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं, आपको सेल ऑर्गेनल्स में मिलते हैं। यूकेरियोट्स के अंदर ये राइबोसोम्स हमको सेल ऑर्गेनल के अंदर भी मिलते हैं। और वो कौन सेल ऑर्गेनल है? एक नहीं दो। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। 3 एमसीक्यू। दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये क्या है? हाई यील्डिंग है। क्या है ये? हाई यील्डिंग पैराग्राफ है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, कितने? 3 एमसीक्यू दिखाया मैंने आपको। क्या दिखाया मैंने? 3 एमसीक्यू। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। पहला एमसीक्यू, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ये आपको दूसरा, ये आपको यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में मिलेंगे। फिर ये विद इन द सेल तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में ये आपको 2 ऑर्गेनल से मिलेंगे। किसमें? क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं ये। एनिमल सेल्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। क्या मिलते हैं? सेंट्रियोल। ये आपका क्या हो गया? 4th एमसीक्यू। एनिमल सेल में आपको एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ये आपका क्या है? 4था एमसीक्यू। और ये किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। 5th एमसीक्यू। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 एमसीक्यू है। पहला, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहाँ मिलता है? यूकेरियोट प्रोकैरियोट दोनों में मिलता है। ये साथ साथ यूकेरियोट प्रोकैरियोट में मिलता ही मिलता है, सेल के अंदर मिलना ही है। साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। और आखिरा कि एनिमल्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वो क्या है? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। याद रखना, सेंट्रियोल किस में मिलता है? सिर्फ एनिमल्स में। सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं मिलता है, सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। यहाँ पे कुछ टिपिकल आपके सामने डायग्राम दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे आप मेरे सामने डायग्राम देखना, मैं आपको डायग्राम दिखा पा रहा हूँ। एक है टिपिकल यूकेरियोटिक सेल दे रखा है, ठीक है ना। इसमें आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ये पार्ट है हमारा पूरा न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। उसके आसपास ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में? ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये पार्ट जो है ये लाइसोसोम है।
और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो नॉर्मली यूकेरियोटिक सेल कितना था, टिपिकल नॉर्मल कितना 10 to 20 माइक्रोमीटर्स का। वही देखो आपको यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया दिख रही है, ये प्रोकैरियोट है। पीपीएलओ ये क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, सीडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अगला क्या है, वायरसेस। ये तीनों क्या है तीनों क्या, ये ऊपर के दो जो हैं, ऊपर के जो दो हैं ये दोनों क्या है, प्रोकैरियोट्स है। क्या है ये, प्रोकैरियोट्स। इनका साइज देख पा रहे हैं, 1 से 2 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। वही वायरसेस क्या होते हैं, और छोटे 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। एंड दिस आर नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं किस पे, नंबर ऑफ सेल्स पे। किस पे आते हैं, नंबर ऑफ सेल्स पे। तो अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल का ही बन सकता है या तो वो बिलियंस ऑफ सेल्स का ही बन सकता है। अगर वो एक सेल का बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर वो बिलियंस ऑफ सेल्स का बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 1 सेल का बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वही ऑर्गेनिज्म जो बिलियंस ऑफ सेल्स का बन रहा है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब लाइफ उससे स्टार्ट करिए ऐसा कैसा, सिंगल सेल। लाइफ कैसे स्टार्ट करती है, देखो कोई मल्टी सेलुलर ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग पैदा हुआ एकदम से मल्टी सेलुलर, नहीं, लाइफ होती है सिंगल सेल से। उस सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जो एक फर्टिलाइज होता है जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में धीरे धीरे डिवीजन होते हैं, सेल बढ़ते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सेल्स आते हैं। हर एक सेल अपना अपना फंक्शन बनाने के लिए इवॉल्व होता है और फिर ऐसे पूरे ऑर्गेनिज्म डिजाइन होता है। आ रही है समझ में, ऐसा नहीं कि शुरुआत से आपको पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन के निकल गया। इट स्टार्ट फ्रॉम mere primitive place which is called as zygote। क्या बोलते हैं उसको हम, जाइगोट। आ रही बात समझ में मेरी है, ठीक है। वही जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म सारे नेसेसरी फंक्शंस करता है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है। आ रही बात समझ में, तो जो समझ में आ रही है, नहीं बात समझ पा रहे हैं आप, मल्टीसेलुलर में बिलियंस ऑफ सेल एक फंक्शन कर रहे हैं, अलग फंक्शन के लिए इवॉल्व हुए। वहीं सिंगल सेल में ये सारे फंक्शन जिसमें बिलियन सेल काम करने की कोशिश कर रहा है वो एक सेल ही कर रहा है। समझ पा रहे हैं, तो ये डिफरेंस है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ है, प्रिमिटिव हुआ है। मल्टीसेलुलर क्या हुआ है, मैच्योर, जो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम कोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट चीज इज शेप ऑफ सेल। डिफरेंट शेप ऑफ सेल मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं शेप ऑफ सेल्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से देख नहीं पाए, नेकेड आई से नहीं देख पाए, मतलब क्या, मतलब हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते हम उसको, हमको इसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। क्लियर है। तो बैक्टीरिया में मेनली 4 मेन टाइप के सेल मिलते हैं, सेल शेप मिलते हैं। पहला रॉड शेप, पहला क्या मिलता है, रॉड शेप। इनको हम बोलते हैं बैसिलस, मोर देन बोलोगे तो बैसिलाई। एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस। और या फिर एक और नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, फिर आते हैं स्फेरिकल शेप, ये होते हैं कॉकस। क्या बोलते हैं इनको हम, कॉकस। रॉड शेप कैसे होते हैं, इस तरह के दिखते हैं रॉड शेप। स्फेरिकल शेप क्या होते हैं, इस तरह के, कॉकस। ये सिंगल भी हो सकते हैं, या फिर ये डाई भी हो सकते हैं, या फिर ये टेट्राड में हो सकते हैं, या फिर ये मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कोकाई बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है। ऐसे ये बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये सिंगल कोकाई भी हो सकता है, डाई कोकाई हो सकता है, टेट्रा कोकाई हो सकता है, या मैनी कोकाई, है ना, बहुत सारे कोकाई हो सकते हैं, मल्टीपल कोकाई हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। क्या एग्जाम्पल इसका, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। फिर आते हैं स्पाइरल शेप। क्या आते हैं, स्पाइरल शेप, ऐसे। इसका एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं स्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। क्लियर है। आ रहे समझ में। एग्जाम्पल ऐसे ट्रैपोनीमा पैलिडियम, एग्जाम्पल इसका ट्रैपोनीमा पैलिडियम। ये क्या कॉज करता है, सिफिलिस। ये एक डिजीज कॉज करता है, इसको हम बोलते हैं सिफिलिस, जो कि क्या है, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। फिर आता है कॉमा शेप। कैसा है ये कॉमा, आपने जैसे कॉमा बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसा कॉमा शेप। एग्जाम्पल है विब्रियो, एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरा। नाम क्या है, विब्रियो, एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरा है। क्या कॉज करता है, ये एक डिजीज कॉज करता है, इसको हम बोलते हैं कोलेरा। क्या कॉज करता है, डिजीज कोलेरा। क्या कॉज करता है, ये कोलेरा नाम की डिजीज कॉज कर सकता है। आ रही बात समझ में मेरी है। फिर
हम आते हैं किस पे, प्लियोमॉर्फिज्म। एक टर्म है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, प्लियो मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, क्लियर है, मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा दिखता है, अपीयरेंस क्या है, तो मल्टीपल मॉर्फोलॉजी मतलब एक सेल अपने लाइफ स्पान में डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी दिखा रहा है एट डिफरेंट स्टेज ऑफ साइकिल। जब वो धीरे धीरे मैच्योर होता है तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे इसको हम, प्लियोमॉर्फिज्म। आ रही है समझ में। तो प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ फ्यू सेल्स टू चेंज देयर शेप ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ये प्रॉपर्टी बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई और कुछ प्लांट सेल्स भी दिखाते हैं, जैसे WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसल, पुलिसमैन ऑफ अवर ब्लड, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो बाहर जो जर्म्स आती है उनसे लड़ते हैं। वो एनिमल सेल में अकेले सेल है जो अपना शेप चेंज कर सकता है अपने लाइफ स्पान में, क्लियर है। फिर हम आते हैं, अभी तो हमने बैक्टीरिया के देखे कितने तरह के शेप ऑफ सेल होते हैं। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ शेप ऑफ सेल्स इन यूकैरियोट्स। किस पे आएंगे, टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ सेल इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपको कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिल सकते हैं। तो पहला स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर शेप सेल्स मिलेंगे किसमें, एपिथेलियम में। कैसे दिखते हैं ये आपको दिखाता हूं मैं, देखिए स्क्वैमस पहले हम देखते हैं। स्क्वैमस बिल्कुल फ्लैट सेल होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फ्लैट सेल। ये स्क्वैमस सेल हुआ है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं ये, ठीक है ना, पतले सेल होते हैं और एक सिंगल लेयर जैसे बनते हैं, ये होते हैं स्क्वैमस सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स आते हैं। फिर क्यूबॉइडल कैसे बनते हैं, जैसे ये अगर ये है तो क्यूबॉइडल सेल बनते हैं हमारे इस तरह से, क्यूब के शेप में होते हैं ये, इन्हें क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। वहीं कॉलमनर सेल्स पे आते हैं। कॉलमनर कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल जैसे, कॉलम जैसे, ये क्या है, कॉलमनर सेल्स है। ऐसे अपन को डिफरेंट एपिथेलिया मिलती है। क्या मिलती है हमारी बॉडी में, एपिथेलिया। एपिथेलिया क्या होती है, कवरिंग, क्या बोलते हैं इसको हम, कवरिंग ऑफ टिश्यूज या बॉडी, ठीक है ना, किसी भी कैविटी कवरिंग या टिश्यूज की कवरिंग क्या बोलते हैं, एपिथेलिया। तो वो स्क्वैमस भी मिलती है हमारी बॉडी में, क्यूबॉइडल भी मिलती है और कॉलमनर भी मिलती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो आप प्लीज़ बना लीजिएगा इसको, ये एक आपके लिए एक अच्छा नोटिफिकेशन है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम एनिमल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे ना, तब हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि एपिथेलिया क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर, मल्टीपल लेयर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हम आगे अगले चैप्टर में देखेंगे। पर अभी एक आपके ओवरव्यू के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं वापस से, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, मसल सेल्स पाते हैं। जो मसल सेल्स है या मसल फाइबर्स है, ये कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं शेप में। कैसे होते हैं ये, इलॉन्गेटेड शेप, इस तरह से ये इलॉन्गेटेड शेप होते हैं। इसको स्पिंडल शेप भी बोलते हैं हम, कई बार क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। मसल शेप क्या होते हैं, स्पिंडल शेप भी मिलते हैं हमको, क्लियर है। फिर आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, थ्रेड लाइक। क्या होता है ये, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक होता है और इसमें क्या निकलते हैं, एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं इसमें, एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बायकॉन्केव। बायकॉन्केव क्या होता है, दोनों तरफ से कॉन्केव, समझ में आ रहा है, ऐसा सेल होता है ये बायकॉन्केव, ठीक है ना। इधर से भी ये कॉन्केव है, इधर से भी क्या है, ये कॉन्केव है, तो ये होता है बायकॉन्केव, ठीक है ना, और फ्लेक्सिबल होते हैं, क्लियर है ये। ग्रीन अलगा जैसे स्पायरोगेरा होगा, जिग्नियमा हो गया, इनमें क्या मिलते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स। क्या मिलते हैं इनमें हमको, सिलेंड्रिकल सेल्स मिलते हैं। सेल्स इन फंगाई ये मेनली लॉन्ग ब्रांच या फिलामेंटस होते हैं नेचर में। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आ सकता है इससे, क्लियर है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो सेल है, सेल से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपके बायोलॉजी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी आते हैं, और आपको और अच्छा टॉपिक है और इट्स अ बेसिस फॉर एवरी टॉपिक। तो काफ़ी अच्छे और बहुत स्कोरिंग है, इट्स अ ईजी टॉपिक, इस पर आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, जो आप नोट्स देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इट्स माय गारंटी आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और इससे बाहर आपके लिए नीट में जाएगा भी नहीं। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट करे हुए नोट्स हैं। ये आ रही बात समझ में ये। सो माय फ्रेंड्स, वापस हम आगे आते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, रेड ब्लड सेल्स, ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं।
जो कि मेनली जो नीट फोकस करती है वो एनसीईआरटी होती है। तो एनसीईआरटी डायग्राम्स से हमें रूबरू होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट यूज टू एनसीईआरटी डायग्राम्स, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपको जो सेल दिख रहा है, इस सेल में आप देख रहे हैं कि इधर से देखिए बीच में आपको दिख रहा है डिप्रेशन दिख रहा है। तो डिप्रेशन क्या हुआ, कॉन्केवनेस। ऐसा डिप्रेशन ये नीचे भी है और ऊपर भी है, देखिए यहाँ पे बना भी रखा है, आप देखिए सेल में, ये देखिए यहाँ पे कॉन्केव, यहाँ पे भी कॉन्केव दिख रहा है आपको, ये एक डिप्रेशन दिख रहा है ये। तो ये क्या होता है, बाय कॉन्केव सेल है। आरबीसीज क्या है, बाय कॉन्केव सेल्स होते हैं, क्लियर है। व्हाइट ब्लड सेल आप देख रहे हो, देखो कितने डिफरेंट अलग स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं। तो ये प्लियोमॉर्फिज्म दिखाते हैं, इसलिए इनको हम अमोइबॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम अमोइबॉइड भी बोलते हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मैंने आपको बना के दिखाई थी, ये रहा लॉन्ग एंड नैरो, क्लियर है। ये आपका नर्व सेल थ्रेड लाइक दिख रहा है और देखिए इससे एक्सटेंशन निकल रहे हैं। ये ट्रैकिया हुआ, इलॉन्गेटेड ट्रैकिया। ये ट्रैकिया कैसे मिलता है, प्लांट से मिलता है। किसमें मिलता है, जाइलम के अंदर। क्या करता है ये, वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या करता है ये, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। आ रही बात समझ में ये। फिर मीजोफिल सेल्स, राउंड एंड ओवल, ये कैसे मिलते हैं आपको, लीव्स में। किसमें मिलते हैं ये, लीव्स में। इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है इनमें, क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस। क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस। आ रही बात समझ में फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है जो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, इनसाइड दिखाया हुआ डायग्राम है ये, क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी मैंने कुछ आपको बना के भी दिखाएं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से जाइए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और ईजिली ये क्वेश्चन अराइज करता है, एक पेज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कम टू, आगे हम आते हैं, अगला है साइज ऑफ सेल। आपने अभी क्या देखा, नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। अब हम आते हैं साइज ऑफ सेल। हर एक सेल का साइज तो सेम होता नहीं है, इट रेंजेस। जैसा कि मैंने को दिखाया था यहाँ पे इस डायग्राम में, देख रहे हैं आप, एक टिपिकल जो यूकेरियोटिक सेल का साइज लिखवाया था ये वाला मैंने, बैक्टीरिया का साइज लिखवाया था ये। तो ये डिफरेंट साइज रेंज हो रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो हम अब अगला किस पे आएंगे, वी विल कम टू साइज ऑफ सेल। किस पे आएंगे हम, साइज ऑफ सेल पाएंगे। तो देखो सेल का जो साइज है इसका कोई रिलेशन नहीं है बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से। आपको ही लग रहा है कि जैसे मैं हूँ तो मेरा सेल का साइज कुछ इस प्रकार होगा और फिर एलिफेंट है तो सेल का साइज बढ़ता है, जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा तो सेल का साइज भी बढ़ेगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सेल साइज बॉडी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेल साइज बॉडी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। जैसे लार्ज साइज ऑफ एलिफेंट है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े सेल्स है इसलिए बहुत बड़ा एलिफेंट है, नहीं। लार्ज साइज ऑफ एलिफेंट मतलब उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल है, ज्यादा सेल प्रेजेंट है, हमसे ज्यादा सेल प्रेजेंट है, क्लियर है, उसकी बॉडी में। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है हमको, क्लियर है। नेक्स्ट, जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है जो अनएडेड ह्यूमन आई, अनएडेड मतलब क्या है, बिना किसी ग्लासेस के, बिना माइक्रोस्कोप के, जो हम एक ह्यूमन आई देख सकती है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है बिना माइक्रोस्कोप के, वो जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, इट इज अप टू 0.1 मिलीमीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग होता है, 0.1 मिलीमीटर लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अमोइबा एंड पैरामीशियम, अमोइबा एंड पैरामीशियम। फिर सेल्स को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं माइक्रोन्स में, यूजेस माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, 1000th ऑफ मिलीमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, या फिर 1/1000 मिलीमीटर। और अगर इसको हम देखें तो इट इज 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर। कितना होता है ये, 10⁻⁶ मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁶ मीटर। समझ में आ रहा है कितना छोटा हम इसको मेजर करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका साइज आता है बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। वही जो माइकोप्लाज्मा है उनका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा में एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं पे, दे लेक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलती है, ये ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। इसी कारण एक चीज होती है कि इसमें ना एक ड्रग होती है पेनिसिलिन, एक ड्रग है पेनिसिलिन, वो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंट है। पेनिसिलिन ड्रग इसके ऊपर काम नहीं करती, या को मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट एक ध्यान रखने के लिए कि हम चीज़ें सीखने वाले आगे, तो आपको भी अच्छे क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, जब मैं आगे इस चैप्टर पे आऊँगा ना तो आपको आना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं मिलती है, वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है। आ रही है समझ में।
तो ये आपको एक देगा, एक इम्पॉर्टेंट टर्म देगा कि आपके समझने के लिए, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशल एक मान सकते हैं एक्स्ट्रा एज आपको मैंने लिखवाई है इसके अंदर, क्लियर है। फिर जो यूकैरियोटिक सेल है वो रेंज करते हैं 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर में। क्या रेंज करते हैं वो? 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर में। जो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, इट इज 18 सेंटीमीटर। कितना होता है? 18 सेंटीमीटर का एक एग होता है, एग का सेल है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिच एग इज 18 सेंटीमीटर इन साइज। लार्जेस्ट प्लांट सेल जो होता है वो है ओव्यूल ऑफ साइकास, ओव्यूल ऑफ साइकास। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन, अप टू 1 मीटर। लॉन्गेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन है। कितना होता है ये? अप टू 1 मीटर। एक न्यूरॉन 1 मीटर तक रेंज कर सकता है, इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल, क्लियर है। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा हुआ? ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल क्या हुआ? न्यूरॉन। प्लांट में लार्जेस्ट सेल क्या है? ओव्यूल ऑफ साइकास, ठीक है। आ रही है समझ में ये, है ना। एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। लार्जेस्ट सेल, ओवरऑल देखते हैं हम, ओवरऑल लार्जेस्ट कौन है? ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट कौन है? न्यूरॉन। एनिमल्स में देखे तो, एनिमल्स में देखे तो लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन। प्लांट्स में लार्जेस्ट क्या है? ओव्यूल ऑफ साइकास, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्या होता है यहाँ पे? ट्रैकेट्स, ठीक है। आ रही है समझ में मेरी ये? आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सेल वॉल्यूम। तो सेल वॉल्यूम क्या होता है? जो सेल ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं उनमें लार्जर सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम उनको ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया मिलता है, सरफेस से ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, क्लियर है। तो मेटाबॉलिक एक्टिव में आपको हमेशा लार्जर सरफेस मिलेगा पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप ये? तो अभी तक हमने क्या देखा? सेल का नंबर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, सेल के डिफरेंट शेप देखे हमने कौन कौन से मिलते हैं, सेल के साइज हमने डिस्कस करे अभी, क्लियर है। और नंबर हम देख ही चुके थे। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी अभी सेल के बारे में। आ रही है समझ में ये? एक ओवरव्यू था सेल का कि क्या शेप में मिलते हैं, क्या नंबर में मिलते हैं, क्या साइज़ होता है उनका, उनका वॉल्यूम क्या होता है, डिफरेंट सेल्स कैसे होते हैं। ये मैंने आपको स्पेशल चीज़ें बताई है। तो आप प्लीज़ इसके नोट्स बराबर प्रिपेयर कर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उनको भी ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि दे आर एक्स्ट्रा एज, वो आपके प्रिपरेशन में कुछ 4 चांद लगा देंगे। आ रही बात समझ में? जहाँ मैं बोलता हूँ MCQ है, वहाँ पे आप अपने नोट्स में मार्क करिए, ठीक है। आप मेरे साथ बिल्कुल चलते जाइए और बिल्कुल मज़ा आएगा आपको आगे भी इसमें, क्योंकि अभी भी आपको आ ही रहा होगा, आई होप, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड टॉपिक और इससे हम आगे बहुत चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बेसिक है फॉर एवरी बायो टॉपिक फॉर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्लियर है। सो इसी हम टॉपिक पे कूदते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं हमारे जो हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर था। तो अभी हमने कितना कवर कर लिया देख लीजिए, हम क्या क्या कर चुके हैं यहाँ पे कवर। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है, हमने सेल क्या होता है वो समझ लिया है, सेल थ्योरी क्या है वो समझ चुके हैं, हम सेल का पूरा ओवरव्यू कर चुके हैं जिसमें नंबर, शेप, साइज और सेल वॉल्यूम, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। किस पे आते हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो लेट्स कम टू प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, ये मल्टीप्लाई मच फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल्स। इनका मल्टीप्लिकेशन रेट यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इनका शेप भी बहुत ग्रेटली वेरी करता है, मतलब इनका शेप ऐसा नहीं कि बहुत कांस्टेंट हो, दे वेरी ग्रेटली इन शेप, हर एक का शेप बहुत अलग होता है, तो दे वेरी ग्रेटली इन शेप पर एंड साइज, बट एक सिमिलर बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सब में मेंटेन है। ये शेप और साइज इनका अलग हो सकता है, पर सबका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सिमिलर, वो सब में मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ों को मैं कब से चिल्ला के बता रहा था कि यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हियर। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ लाई कर रहा है? साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है खुला, क्योंकि उसको कोई मेम्ब्रेन तो बाउंड कर नहीं रही है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं नेकेड जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बराबर न्यूक्लियस में नहीं है, साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है ऐसा, तो हम इसको बोलेंगे नेकेड जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या है? इज बेसिकली नेकेड और नॉट एम्बल्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है? जब ये देखो, एक तो मेन DNA, जीनोमिक DNA तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी मिलता है।
उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। एक मेन डीएनए जीनोमिक डीएनए तो है ही, साथ में हमको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मिलता है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड का काम क्या होता है? कि डिफरेंट फंक्शंस, कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक लाना हो, या फिर मान लो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? प्लाज्मिड लाते हैं। कौन लाते हैं? प्लाज्मिड लाते हैं। तो देखो यहाँ पे जीनोमिक डीएनए मिल रहा है, वो भी सिंगल है और सर्कुलर है। याद ना, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए एमसीक्यू। सिंगल जीनोमिक डीएनए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, सिंगल क्रोमोसोम है और सर्कुलर डीएनए है। और बहुत सारे बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलते हैं जो जीनोमिक डीएनए से अलग होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लाज्मिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। अभी जो प्लाज्मिड डीएनए मैंने आपको बताया क्या करता है? यूनिक फिनोटाइपिक एड्रेस देता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। क्या देता है ये? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। आपको पता है मैंने, यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं मिलता है, वो सारे ऑर्गेनल किससे मिलते हैं? यूकैरियोट से मिलते हैं, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मिलता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? फिर यूकैरियोटिक सेल पे आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? वो ना डिफरेंस हमने पहले भी बहुत सिंपल है, जैसे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट, सॉरी यूकैरियोट। नाम भी यही बोलता है, देखो आपको बताता हूं मैं, प्रोकैरियोट। किससे बना हुआ है ये? दो वर्ड, एक है प्रो और एक है कैरियन। प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। वहीं यूकैरियोट, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब क्या है? वही न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। समझ में आ रहा? नाम में लिखा है प्रोकैरियोट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोट इज ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये अगर आपको अच्छा न्यूक्लियस बराबर वेल डिफाइंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड मिल रहा है, मतलब वो यूकैरियोट। अगर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल रही है, इररेगुलर न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो वो प्रोकैरियोट है। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? आर दोज सेल्स जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू क्रोमोसोम्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आपको यूकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेगा? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। जैसे हमारे अंदर क्या है? स्केलेटल है, पूरा एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है, जैसे हमारी बॉडी का शेप मेंटेन है, वैसे यूकैरियोट में भी साइटोस्केलेटल मिलता है, जिससे वो पूरी सेल का स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन रखता है। साथ में आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं और जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। क्लियर है? ये सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे? प्रोटिस्टा में, फंगाई में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। यूकैरियोटिक सेल लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल किससे कन्वर्ट होता है? सेल एनवेलप से। अब प्रोकैरियोटिक सेल लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कवर्ड बाय अ सेल एनवेलप, इसके ऊपर होता है। सेल एनवेलप सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनेगा। किसमें? एनिमल सेल में आपको मैंने पहले चुका हूँ, सिर्फ बाहर जो आउटरमोस्ट लेयर है क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं प्लांट सेल में सेल वॉल तक मिलती है। तो सेल एनवेलप सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसमें? एनिमल सेल में। क्लियर है? और सेल एनवेलप हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलना ही है, ये तो मिलेगा ही। आ रही बात समझ में? ये वहीं इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इन प्लांट सेल, फंगल सेल एंड कुछ प्रोटिस्टा में। आ रही है समझ में? एनिमल सेल में आपको सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये आपको किसमें मिलेगी? प्लांट सेल, एनिमल सेल और कुछ प्रोटिस्टास में। किसमें मिलेगी? प्रोटिस्टा में। आ रही बात समझ में? ये अरे क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स। तो और सारे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि उनमें आपस में कुछ डिफरेंस होते हैं, क्योंकि हर एक कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल होगा। जैसे हमने प्रोकैरियोट में शेप और साइज वेरी कर सकता है, पर सबका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा होता है। पर यूकैरियोट में कंपल्सरी नहीं है, दे आर नॉट आइडेंटिकल, उनका ऑर्गेनाइजेशन भी अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आ रही बात समझ में? ये हम अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर व्हाट? MCQs के लिए। आ रही बात समझ में? ये तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल साइज यूजुअली क्या होता है? स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल का सेल साइज क्या होगा? यूजुअली स्मॉल होगा।
ठीक है। वहीं यूकेरियोटिक सेल में सेल साइज क्या होता है, कंपैरेटिवली लार्जर। क्या होता है, कंपैरेटिवली लार्जर होता है। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मैं हर बार या हम चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ और ध्यान रखना है, यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन क्या है, पुअरली डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलता है। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियोइड, वो सराउंडेड नहीं है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और किसके कॉन्टेक्ट में, वो साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में। किसके कॉन्टेक्ट में, वो साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में। आ रही बात समझ में ये। वहीं यूकेरियोट्स में आपको एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मिलेगा, बराबर एक अच्छा न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियर मटेरियल किससे सराउंडेड है, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। प्रोकैरियोट्स में दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट साइटोप्लाज्म, यहाँ पे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सराउंडेड है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। यहाँ पे प्रोकैरियोट में जो आपको न्यूक्लियोइड है, अभी बताया जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोइड इज व्हाट, जेनेटिक मटेरियल, ये लिखा हुआ भी है। न्यूक्लियोइड क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड है वो किसके इक्वल है, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है ना, या प्रो क्रोमोसोम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे डीएनए क्या होगा, कंपैरेटिवली लो मिलता है, कम होगा, कंपैरेटिवली लो अमाउंट में होगा। वहीं न्यूक्लियस जो है यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल में, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम मिलते हैं। जैसे हमारे अंदर ह्यूमंस में कितने मिलते हैं, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स हैं, दे आर 23 पेयर्स। कितने, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने हैं हमारे पास, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। टोटल कितने हुए वो, 46। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, क्लियर है। सो हैंस द अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इट्स वेरी हाई। हमारे पास न्यूक्लियस भी मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कुछ छोटे डिफाइन एरियाज होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स, इसका काम होता है किसका, न्यूक्लियस का। राइबोसोम जो बनते हैं किसमें हेल्प करते हैं, न्यूक्लियस बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है। तो हमारे इसमें न्यूक्लियस मिलेंगे, वहाँ न्यूक्लियस नहीं मिलते हैं। हमारे इसमें डीएनए का मटेरियल ज़्यादा है, हमारे इसमें नंबर क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं, वहाँ नंबर क्रोमोसोम एक ही है, डीएनए मटेरियल कम है, और वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। अगला, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में। हमारे यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, सब जगह पे होता है। तो हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, प्लास्टिड में भी होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। फिर प्रोकैरियोट्स में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलते, दे आर एब्सेंट। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, मिलते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ये सबको अगला टॉपिक यही आएगा हमारा। तो एवरी सिंगल ऑर्गेनल इज गोना बी स्टडीड इन फर्दर डिटेल्स। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, 70S। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा एस का कंसेप्ट समझाता हूँ। एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूग कर रहे हो तो ये कितनी देर में सेटल होगा, उसको हम बोलते हैं एस। जितना ज़्यादा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना जल्दी वो सेटल डाउन होगा। क्या होगा, उतना जल्दी वो सेटल डाउन होगा। तो एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ सेटलिंग डाउन इन सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है ये, रेट ऑफ सेटलिंग डाउन इन सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रोकैरियोट्स में आपको मिलते हैं 70S राइबोसोम्स। और 70S दो तरह के पार्ट से बनते हैं, एक होता है 30S, एक होता है 50S। 70S इज इक्वल टू 30S प्लस 50S। अब आप मुझसे पूछेंगे सर 30 प्लस 50 70 कैसे हुआ, ये तो 80 होना चाहिए ना। पर होता क्या है, जब 30S और 50S दोनों यूनिट्स आके जुड़ती है तो क्या होता है, उनका सरफेस एरिया कम होता है। इसलिए वो यहाँ पे 80 के इक्वल नहीं हुए, किसके हुए, 70 के, क्योंकि सरफेस एरिया का ओवरलैप होगा तो उनका क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन रेट भी कम होगा। क्लियर है। वहीं जो यूकैरियोट्स है, जो हमारे क्या है, यूकैरियोट्स है, वहाँ पे जो आपको राइबोसोम मिलता है वो कौन सा है, 80S। कौन सा है, 80S। ये दो यूनिट का बनता है, 40S एंड 60S। 40S एंड 60S। अगेन वही 40 प्लस 60, सर हमने तो 100 पढ़ा है, आप बोल रहे हैं ये 80S है। तो वही कंसेप्ट कि जब दोनों यूनिट्स आएगी, ओवरलैप करेगी, सरफेस एरिया कम होगा तो उनका सेडिमेंटेशन भी कम होगा। तो इट्स नॉट इक्वल टू 100S, इट्स इक्वल टू 80S।
तो प्रोकैरियोट्स में क्या मिलेगा 70s, सब यूनिट्स क्या है 30s 50s। यूकैरियोट्स में क्या मिलता है 80s और सब यूनिट्स क्या है 60s एंड 40s। सो राइबोसोम यहाँ पे क्या है 70s टाइप, किसका बनता है 30s प्लस 50s। आ रही है समझ में? यहाँ पे राइबोसोम 80s टाइप का होता है और 70s कहाँ मिलेगा, 70s मिलता है इसमें भी है, पर कहाँ मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में। कहाँ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में। और यहाँ पे ये किसका बनता है, सब यूनिट क्या है इसकी, अभी मैंने आपको बताया 60s प्लस 40s। आ रही है समझ में? सेंट्रियोल्स, इनको हम सेंट्रोसोम भी बोलते हैं या सेंट्रल एपेटस भी बोलते हैं, ये आपको नहीं मिलता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। वहीं आपको ये यूकैरियोट्स में मिलेगा, वो भी किसके अंदर, ये आपको यूकैरियोट्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा ये यूकैरियोट्स, वो भी सिर्फ एनिमल सेल्स में। काम क्या है इसका, सेल डिवीजन में हेल्प करना। क्या काम है इसका, सेल डिवीजन, हम पढ़ चुके हैं इसको पहले, ठीक है ना। फिर ट्रू सैप वैक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे हमको गैस वैक्यूल मिलते हैं। वैक्यूल क्या है, एम्प्टी स्पेसेस, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या होती है हम पढ़ेंगे आगे, इज नोन एज, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे वैक्यूल आपको ट्रू सैप वैक्यूल नहीं मिलते, यहाँ आपको क्या मिलते हैं गैस वैक्यूल्स। क्या मिलते हैं आपको, गैस वैक्यूल्स मिलते हैं। जो ट्रू ऑफ सैप वैक्यूल्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे, यूकैरियोट्स में, वो भी स्पेशली कौन से, प्लांट सेल में, ठीक है ना। थाइलेकोइड्स अगर यहाँ मिलना है तो आपको मिलेंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं, और कहाँ मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस ग्रेनम। यहाँ पे आपको स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिल सकता है एडिशनल, मेन जीनोमिक मटेरियल के अलावा एडिशनल मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। यहाँ पे प्लाज्मिड्स नहीं मिलते यूकैरियोट्स में। यहाँ पे सिंगल एनवेलप सिस्टम है, यहाँ पे डबल या टू एनवेलप सिस्टम होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल और टू एनवेलप होती है, यहाँ पे क्या होता है सिंगल एनवेलप है। यहाँ पे हमारे पास डबल या दो एनवेलप मिल सकते हैं, क्लियर है। तो ये पूरा क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आ रही है समझ में? काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं इसके अंदर से, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज इससे निकलते हैं, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है ये बात। तो डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसा असाइनमेंट आपको ये पीडीएफ मिल भी जाएगी, पर आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आप एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर ही रहे हैं इसके, क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं हम किसके ऊपर, कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल पे आते हैं, ठीक है ना। हमने अभी तक यूकैरियोट प्रोकैरियोट देखा है, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं हम। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल पे आते हैं, देखना मेरे साथ में, ठीक है ना। प्लांट सेल जनरली लार्जर होते हैं, प्लांट सेल आर जनरली व्हाट, लार्जर देन एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल जनरली क्या होंगे, बड़े होंगे। वहीं एनिमल सेल्स क्या होते हैं, जनरली स्मॉल इन साइज के होते हैं, स्मॉल इन साइज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल की है वो रिजिड सेल वॉल से सराउंड होती है। आपको पता चलूँ कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आपको सेल वॉल भी मिलेगी, और वो सेल वॉल किसकी बनती है, सेलुलोज की। किसकी बनती है, सेलुलोज की। ये सेलुलोज क्या है, व्हाट इज दिस सेलुलोज, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या है ये, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज को हम साइन से लिंक कर दें तो सेलुलोज बनता है, ठीक है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलने वाली, सेल वॉल इज एब्सेंट हियर। यहाँ पे सेल वॉल नहीं मिलती, आपको मैं पहले भी 4 बार बोल चुका हूँ इस चीज को, कि हमने 4 बार डिस्कस करा है ये चीज को, कि प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती है। फिर आउटर मोस्ट कवरिंग, इसलिए प्लांट एनिमल सेल में क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में क्या हुआ, सेल वॉल, ठीक है ना। फिर प्लांट सेल में प्लास्टिड्स मिलेंगे, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं मिलते हैं। प्लांट सेल में मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स में एक परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल है। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल के अंदर आपको परमानेंट एक लार्ज सेंट्रल क्या मिलेगा, सैप वैक्यूल। क्या मिलेगा आपको, सैप वैक्यूल मिलेगा। वहीं एनिमल सेल्स में वो बहुत सारे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आते हैं। पर प्लांट सेल में परमानेंट लार्ज सैप वैक्यूल तो मिलना ही है, क्योंकि प्लांट सेल मूव नहीं कर सकता। लाइकस कि हम लोकोमोटिव में मूव करके हमारा एक्सक्रीटा निकाल सकते हैं, प्लांट सेल को अपना जो इतना भी एक्सक्रीटा है, वेस्ट है, उसको स्टोर करना है, इसलिए उसमें एक परमानेंट सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मिलता ही है। आ रही बात समझ में। वहीं हमारे इसमें इट इज टेम्पररी, पेरिफेरी में होता है और स्मॉल होता है, क्लियर है। प्लांट सेल में आपको सिंपलर यूनिट्स मिलती है गोल्गी एपरेटस की, जिसको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम्स। क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम मतलब क्या, गोल्गी एपरेटस में 1-2 यूनिट्स मिले, जो 1-2 ग्रेनास मिले बस। वहीं एनिमल में कॉम्प्लेक्स गोल्गी एपरेटस होता है, इसलिए उसको हम पूरे गोल्गी बॉडी बोलते हैं नाम, क्लियर है।
और जैसे मैं आपको बताया था प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं मिलते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम मिलते हैं। और सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन। क्या काम है? सेल डिवीजन। ये पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल लेक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, वही एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स मिलते हैं। आ रही है समझ में? तो ये डिफरेंस हुआ प्लांट और एनिमल के बीच में। अब एक हम ओवरव्यू लेंगे किसका? प्लांट सेल, एनिमल सेल दिखते कैसे हैं, ठीक है ना, उनका फॉर्मेशन कैसा है। तो देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो एरिया है ये वाला, ये क्या हुआ? न्यूक्लियोलस। क्या हुआ ये? न्यूक्लियोलस। फिर ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? हमारा गोल्गी एपरेटस। क्या है ये? गोल्गी एपरेटस। जो हम अभी देख रहे हैं ये क्या है? प्लांट सेल है। क्या है ये? प्लांट सेल। फिर न्यूक्लियस जो कवर कर रहा है ये पूरा, ये क्या हुआ? न्यूक्लियर एनवलप हुआ। ये जो इनर मोस्ट, सेकेंड इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई। ये बीच वाला ये पार्ट पूरा क्या है? ये वैक्यूल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ के जो मिल रहा है ये क्या है? हमारा मिडिल लेमेला। क्या है ये? हमारा मिडिल लेमेला। और ये जो पार्ट है, ये जो मेम्ब्रेन है सेकंड मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट, ये क्या है? सेल वॉल है। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें आपको ग्रेनास जैसे दिख रहे हैं, ये क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्मॉल डॉट्स क्या है? ये राइबोसोम्स। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। ये पूरा मैट्रिक्स क्या है? साइटोप्लाज्म। ये जो पार्ट है ये क्या है? पेरोक्सिसोम। इसका काम क्या होता है? फैटी एसिड या कुछ मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। फिर ये जो है ये हमारा साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये जो आपको बीच में स्पेसेस मिल रही है जो कनेक्ट करने में हेल्प करती है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने में, कनेक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर ये जो आपको बाहर जो स्मूथ से थैलेकोइड स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम क्या? डाइजेशन। और जिसपे आपको दिख रहा है राइबोसोम चिपके हुए हैं, ये थोड़ा रफ सा, खुरदुरा सा, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? प्लांट सेल। आ रही है समझ में? ये सारे स्ट्रक्चर कैसे मिलते हैं हमको? प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट सेल हमें जो देखना है वो क्या होगा? उसमें हल्का डिफरेंस हम देखेंगे। देखना, ये है एनिमल सेल। डिफरेंस कहाँ आएगा? आपको यहाँ पे एक भी सेल वॉल दिख रही है क्या? यहाँ सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ पे जो होता है वो सिर्फ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ सेल वॉल नहीं मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो है सेंट्रियोल। क्या मिल रहा है आपको? सेंट्रियोल। यहाँ पे गोल्गी एपरेटस वही है पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही है, न्यूक्लियर एनवलप वही है, न्यूक्लियस वही है, न्यूक्लियस वही है, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, पेरोक्सोम, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे क्या नहीं मिला? यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, यहाँ पे माइक्रोविलाई मिल सकते हैं। और आपको एक और चीज यहाँ पे नहीं दिख रही, वो क्या है? वैक्यूल। दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे एक सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। वैक्यूल होता भी तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आता है। इट इज टेम्पररी और पेरीफेरी से मिलता है और स्मॉल होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।